हेलो दोस्तों, मॉर्निंग टू ऑल। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड सर्कुलेट चैप्टर से। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके वन लाइनर फॉर्मेट में है और अपने आप में ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। समझिए, ब्लड ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, ब्लड क्या है? तो रुधिर रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये मायोजी नहीं, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। एक वयस्क पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है, जबकि एक वयस्क महिला में 4.5 लीटर से 5.5 लीटर होता है। अगला जो वन लाइनर प्रश्न है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। पीएच पैमाना दिया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने दिया था पीएच पैमाना। अगला प्रश्न, रुधिर स्वाद में नमकीन होता है। रुधिर स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। रुधिर जल से भारी होता है। रुधिर जल से भारी होता है। एक जल से प्रश्न बनता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का क्या सूत्र होता है? D2O। समझिए, रुधिर के अध्ययन को रुधिर विज्ञान कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। आगे समझें, रुधिर के मुख्यतः घटक 3 होते हैं। रुधिर के 3 प्रमुख घटक होते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स यानी कि रुधिर कोशिकाएं, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। समझिए, सबसे पहले जो प्लाज्मा से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा प्लाज्मा रुधिर के अधात्री को दर्शाता है। प्लाज्मा रुधिर के अधात्री को दर्शाता है। दूसरा इसमें प्लाज्मा से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है यानी कि प्लाज्मा अपने आप में कैसा है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जबकि रुधिर अपने आप में पारदर्शी नहीं होता। तो प्लाज्मा पारदर्शी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, यह हल्का सा क्षारीय होता है। यह हल्का सा कैसा होता है? क्षारीय होता है। यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है, यानी कि रुधिर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, उसका लगभग 50 से 60% सिर्फ कौन होता है? प्लाज्मा होता है। अगला, प्लाज्मा में 91 से 92% जल तथा 8 से 9% ठोस होता है। 8 से 9% क्या होता है? ठोस होता है। अगला पॉइंट, इसके ठोस भाग में यानी कि जो 8 से 9% ठोस भाग है प्लाज्मा में, वो ठोस भाग में 7% प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन में भी कौन कौन से होते हैं प्रोटीन? एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन, तथा फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रोनोजेन। अब समझिए, ब्लड सेल्स यानी कि रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अब हम उनको समझते हैं। प्लाज्मा के हमने समझ लिए कि प्लाज्मा अपने आप में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसका लगभग 50 से 60% वॉल्यूम लेके रखता है, तथा प्लाज्मा अपने आप में ट्रांसपेरेंट होता है और हल्का सा एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। और लगभग प्लाज्मा में 90% पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है, यानी जल होता है 90%। अब समझेंगे हम ब्लड सेल से जो भी प्रश्न बनेंगे महत्वपूर्ण, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। समझिए, रुधिर कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स बोल दो या ब्लड कार्पल्स, अपने आप में दोनों ही सही हैं। आयतन के अनुसार ये रुधिर का 50 से 40% भाग बनाती हैं, यानी कि जो ब्लड का वॉल्यूम होगा उसमें लगभग ब्लड सेल्स का 40% वॉल्यूम होता है। अब समझिए, ब्लड सेल्स 4 प्रकार की होती हैं, यानी कि रुधिर कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड तर्क कोशिकाएं, स्पिंडल सेल्स। कौन सी होती हैं? 4 कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और स्पिंडल सेल्स। सबसे पहले आरबीसी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी से प्रत्येक बार 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग ये जो ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा ब्लड चैप्टर, ये लगभग 3 क्लासों में कंप्लीट होगा। पहली एक क्लास, इसके बाद दूसरी क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, देन तीसरी। तीनों क्लास में आपका ब्लड चैप्टर फिनिश हो जाएगा और यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, ये चैप्टर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए, आरबीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स या फिर सेल्स। रेड ब्लड कार्पल्स या फिर सेल्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, यानी कि इनका जो साइंटिफिक नाम होता है आरबीसी का, वो होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। समझिए आगे, कशेरुकियों को आरबीसी केंद्र की होती है, यानी कि जो कशेरुकियों की आरबीसी केंद्र की होती है, जबकि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। यानी जो स्तनधारी होते हैं उनमें आरबीसी स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता, और जबकि कशेरुकी में होता है। यानी कि जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें केंद्रक होता है और जो स्तनधारी होते हैं उनमें नहीं होता। समझिए, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समझिए, ऊंट के अतिरिक्त स्तनधारियों की आरबीसी अकेंद्रीय होती है, यानी कि ऊंट के अतिरिक्त जो भी स्तनधारी होते हैं उनमें अकेंद्रीय यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आप लोगों को। समझिए, सैलोमेंडर की आरबीसी सबसे
बड़ी होती है? सैलोमेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ये बात आपको याद रखना है कि आरबीसी सबसे बड़ी किसकी होती है? सैलोमेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न, कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है। ये वाला प्रश्न भी याद रखना है कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? वो होती कस्तूरी हिरण की। सबसे बड़ी किसकी होती है? सैलोमेंडर की। किसकी? सैलोमेंडर की। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है मनुष्य के शरीर में। कितना होता है? 120 दिन। तथा जो आरबीसी की संख्या होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होती है 1.5 से लेकर 6 मिलियन। कितनी? 1.5 से 6 मिलियन होती है। अगला प्रश्न, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा होता है। आरबीसी में क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन भरा होता है, जिसके कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा होता है जिसके कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है तथा यह संवहन वर्धन या श्वसन वर्धक के रूप में कार्य करती है। तथा यह किसके रूप में कार्य करती है? यह संवहन वर्धन या श्वसन वर्धक के रूप में भी कार्य करती है। अगला इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, हीमोग्लोबिन की मात्रा सेले के होमोमीटर से नापी जाती है। यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा सेले के होमोमीटर, सीधा आप याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे नापी जाती है? होमोमीटर से नापी जाती है। किससे मापी जाती है? होमोमीटर से मापी जाती है। अब हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है वो एच बी होता है। क्या होता है? एच बी। समझिए आगे। यानी नर में 15 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन, मादा में 13 से 14 ग्राम होता है, जबकि बच्चे में 16.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। आगे, यदि हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कम हो जाए, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो यहाँ पर एनीमिया हो जाता है। यानी मनुष्य को क्या हो जाएगा? एनीमिया। यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई तो मनुष्य को क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाता है, जो निम्न प्रकार की होती है। यानी एनीमिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आपको जो आरबीसी है उससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या याद रखना है? आरबीसी से रिलेटेड, आरबीसी से आपको पहले तो साइंटिफिक नेम याद रखना है, इसका क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। दूसरा, कशेरुकियों में केंद्रक पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला, ऊंट के अतिरिक्त स्तनधारियों की अकेंद्रीय होती है, यानी कि आरबीसी अकेंद्रीय होती है, यानी कि होती नहीं है। और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सैलोमेंडर की होती है, जबकि सबसे छोटी किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। अब जो आरबीसी होती है इसका आकार कैसा होता है? आकार इसका होता है उभय अवतली। कैसा? उभय अवतली, यानी बाइनोक्यूब होता है। और मनुष्य में जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। उसकी संख्या होती है 1.5 से 6 मिलियन। कितनी? 6 मिलियन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और इसी कारण से जो आरबीसी है वो रेड दिखाई देता है। किससे? रेड दिखाई देता है, यानी लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि हीमोग्लोबिन को मापने का जो यंत्र है वो हीमोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोमीटर। नर में 15 से 20 ग्राम, मादा में 13 से 14 ग्राम और बच्चे में 16.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो मनुष्य को एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया रोग के भी अलग अलग टाइप बताए हैं, समझिए। सबसे पहला है पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि प्रणाति रक्ताल्पता, यानी पर्नीशियस एनीमिया। देखिए थोड़ा सा कुछ नाम ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में बोलना ज़्यादा बेटर है तुलनात्मक हिंदी से। समझिए, यह आनुवांशिक नहीं होता, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया आनुवांशिक नहीं होता। विटामिन बी की कमी के कारण आरबीसी की संख्या में कमी तथा आकार में वृद्धि हो जाती है। यानी कि आरबीसी की कमी किसके कारण हो रही है? विटामिन बी के कारण हो रही है, और आकार में वृद्धि हो जाती है। परंतु आरबीसी में हीमोग्लोबिन घटक कम रहता है, इसीलिए पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया आनुवांशिक है या नहीं? तो आप जवाब दोगे नहीं। विटामिन बी की कमी के कारण आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तथा आकार में वृद्धि हो जाती है। समझिए, अगला यानी कि दूसरे नंबर का एनीमिया है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हंस्याकार रक्ताल्पता। समझिए, यह आनुवांशिक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? आनुवांशिक है तथा इसमें आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, यानी कि आरबीसी का जो शेप है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। समझिए, अगला है थर्ड नंबर का एनीमिया, वो है शायद थैलेसीमिया। ये थोड़ा सा थैलेसीमिया है, ये सही कर लेना आप लोग। थैलेसीमिया यह भी आनुवांशिक है। शरीर में आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता, उस स्थिति में थैलेसीमिया हो जाता है। यह भी एक प्रकार का एनीमिया ही है। कब हो जाता है? जब शरीर में आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता और यह आनुवांशिक होता है। फोर्थ नंबर का समझेंगे आप। फोर्थ नंबर का है सेप्टिसीमिया यह एक प्रकार का रुधिर विषाक्तता है। यह एक प्रकार का रुधिर विषाक्तता है। अगला समझिए, अब हम थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं। आगे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखिए। यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस, यह आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी की निर्माण की प्रक्रिया है। मनुष्य में आरबीसी का निर्माण 72 घंटे में होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए स्तंभ कोशिकाएं, यानी कि एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं या हीमोसाइटोब्लास्ट जिम्मेदार है, उत्तरदायी है।
अब ये भले ही आप अवॉइड कर सकते हो, इनसे क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन ये जो 4 हमने एनीमिया से रिलेटेड रोग बताए, यानी कि हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड कार्पल्स की कमी से बताएं, वो याद रखने हैं। पहला सेप्टिसीमिया, दूसरा थैलेसीमिया, सिकल सेल और पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में हमने क्या बताया, विटामिन B12 की कमी से आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तथा आकार में वृद्धि हो जाती है। समझिए। अब रेड ब्लड कार्पल्स के जो कार्य हैं उनको समझें थोड़ा सा। रेड ब्लड कार्पल्स समझिए। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला क्वेश्चन समझे इसमें। ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ही जल्दी से अपनी ऑक्सीजन छोड़ देता है। ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन शीघ्रता से अपनी ऑक्सीजन छोड़ देता है। रुधिर की पीएच को नियंत्रित करता है, नियमित करती है, यानी कि अच्छे से सुचारू रूप से बनाए रखती है। एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ये भी इसका कार्य है रेड ब्लड कार्पल्स का। अब समझिए, आरबीसी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO का भी स्थानांतरण करती है। किसका करती है, ये थोड़ा सा CO2 है, CO नहीं CO2 है। आरबीसी CO2 का भी स्थानांतरण करती है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम WBC से स्टार्ट करेंगे और बाकी रेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि WBC डिस्कस कर लेंगे, WBC के साथ साथ हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स, और जो भी आपका प्लेटलेट्स के अलावा ब्लड प्रेशर क्या है, और ब्लड ग्लूकोज, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स और ब्लड ग्रुप्स, ये डिस्कस करने के बाद एक और इसमें बचता है RH फैक्टर बचता है और ब्लड क्लॉटिंग बचता है। इसके बाद आपका पूरा ब्लड चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।